हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वंशानुक्रम और वातावरण। इंग्लिश में जिसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कहते हैं। देखिए, ये ऐसा चैप्टर है, ये सीटेट एग्ज़ाम और टेट एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाल विकास की टॉपिक वाइज हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, तो जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक और मानसिक गुणों का जाना या हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। यानी बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो आपको अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो जैसे वो शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक गुण भी हो सकते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक और मानसिक गुणों का जाना या हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम का निर्धारण गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स करते हैं, पितृक करते हैं। ठीक है, जीन्स को हिंदी में पितृक कहते हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया में सबसे पहले अंडाणु, शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट आता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया में कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले अंडाणु, शुक्राणु, फिर उसके बाद युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट आता है। देखिए, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 और वैसे होती है 46। देखिए, एक्स एक्स गुणसूत्र जो होता है वो लड़की को प्रदर्शित करता है। एक्स एक्स गुणसूत्र जो है वो लड़की को प्रदर्शित करता है। यानी अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो बेबी गर्ल होगा, यानी जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगी। और एक्स वाई गुणसूत्र वाला जो होता है वो लड़का होता है। देखिए, जीन के दो समूह होते हैं। एग्जाम में इन पर काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। जीन के दो समूह होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? देखिए, जीनोटाइप ऐसे आनुवांशिक गुण होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और जीनोटाइप ऐसा आनुवांशिक गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ठीक है, और फिनोटाइप क्या होता है? ऐसे आनुवांशिक गुण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग और लंबाई चौड़ाई आपके शरीर की। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या है? ऐसे गुण होते हैं इसमें आनुवांशिक जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन फिनोटाइप ऐसे आनुवांशिक गुण होते हैं जिसमें ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे आंखों का रंग है, बालों का रंग है, शरीर की लंबाई है, शरीर की चौड़ाई है। तो ये क्या होता है? ये होता है फिनोटाइप। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि आंखों का रंग किससे संबंधित है, फिनोटाइप या जीनोटाइप? तो किससे संबंधित है? फिनोटाइप से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको एकदम रट लेना है। देखिए, अब जानेंगे वंशानुक्रम के नियमों के बारे में। देखिए, पहला नियम है इसमें समानता का नियम, कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। समानता का नियम यही कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। लंबे माता पिता के बच्चे लंबे, काले माता पिता के बच्चे काले। तो ये नियम ये कहता है। तो नियम है दूसरा हमारा, विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ठीक है, यानी पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। लेकिन जो प्रत्यागमन का नियम है ये कहता है कि माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं बच्चे, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम के 3 नियम हैं। समानता का नियम यानी जैसे माता पिता बिल्कुल उनके वैसे बच्चे। विभिन्नता का नियम ये कहता है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता उनके बिल्कुल विपरीत बच्चे। ठीक है, अब जानेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में। देखिए, कुछ वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पहला सिद्धांत है इसमें बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है ये बीजमैन ने दिया है। इन्होंने बताया कि बच्चे को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जो बच्चे को जन्म देने वाला बीज कोष है वो कभी नष्ट नहीं होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये किसने कहा है? बीजमैन ने। अगला सिद्धांत है उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम। असंचरण मतलब
हस्तांतरण नहीं होना। तो उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम दिया है बीजमैन ने। तो लिखा है अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ना जाना, ये होता है उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम। यानी एक पीढ़ी के जो गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बाल विकास काफ़ी अच्छी पढ़ाता हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे बच्चे में भी जाए। यानी हमने उपार्जित किया है, यानी अर्जित किया है कि हमें बाल विकास अच्छी आती है, तो ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चों को भी अच्छी बाल विकास आएगी। तो उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम यही कहता है, जो कि बीजमैन ने दिया है, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण नहीं होता है। लेकिन तीसरा नियम है इसमें उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, ये दिया है लैमार्क ने। इन्होंने बताया है अर्जित गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। जैसे घास के मैदान में पहले जो जिराफ चरता था, मतलब घास चरता था, तो जब घास खत्म हो गई तो वो पेड़ों की टहनियों को जो है खाने लगा। तो पहले तो जिराफ की जो गर्दन थी वो छोटी थी, लेकिन टहनियाँ काफ़ी ऊंचाई पर थी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हो गई, ठीक है। और देखा गया कि जब भी उसके बच्चे पैदा होते हैं तो लंबी गर्दन वाले पैदा होते हैं। तो लैमार्क कहते हैं कि अर्जित गुण भी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण करते हैं। तो उपार्जित गुणों के संचरण का नियम लैमार्क ने दिया है। ये कहते हैं अर्जित गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। लेकिन जो उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम दिया है, ये दिया है बीजमैन ने, और ये कहते हैं अर्जित गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। अगला सिद्धांत देखते हैं, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। ये दिया है गाल्टन ने। बालकों के गुणों का हस्तांतरण केवल पिता माता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। यानी जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता के ही गुण आए, हो सकता है आपके दादा और दादी के भी गुण आ सकते हैं। तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन ने दिया है, और ये कहते हैं बालकों में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ही ना होकर पूर्वजों से भी होता है। अगला है सिद्धांत मेंडल का सिद्धांत। ये कहते हैं एक माता पिता से उत्पन्न संतानों में गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने सफ़ेद चूहों और मटर पर प्रयोग किया था। जैसे मान लीजिए ये मदर हैं और ये फादर हैं, इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, मान लीजिए 3 संतानें उत्पन्न होती हैं, तो जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी उनमें अलग अलग गुण पाए जाएंगे। यही कहता है मेंडल का सिद्धांत। यही लिखा है ना, एक माता पिता से उत्पन्न संतानों में गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिद्धांतों के बारे में, वंशानुक्रम के नियम के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव देखते हैं। मूल प्रवृत्ति पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। देखिए मूल प्रवृत्तियाँ, जो वंशानुक्रम होता है, जो मूल प्रवृत्तियाँ उनके पेरेंट्स में होती हैं, तो वो हो सकता है उनके बच्चों में भी हों। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, जैसे क्रोध है, लड़ने की इच्छा है, ठीक है, भागने की इच्छा है, भय से भागने की इच्छा है, तो ये मूल प्रवृत्तियाँ हो सकता है उनके बच्चों में भी हो सकती हैं। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, देखिए वंशानुक्रम जो है हेरिडिटी है, वो शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव करते हैं। जैसे हो सकता है कि माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे हैं, अगर माता पिता की एवरेज हाइट है तो उनके बच्चे भी एवरेज हाइट के होंगे, और हो सकता है माता पिता काले हैं तो बच्चे भी काले होंगे। तो शारीरिक लक्षणों पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति का प्रभाव भी जो है वंशानुक्रम पर पड़ता है। चरित्र पर प्रभाव, जैसे माता पिता का चरित्र होगा वैसे बच्चों का भी होगा। महानता पर प्रभाव, जैसे अगर उनके बच्चे महान होंगे, मतलब माता पिता भी अगर महान होंगे, तो वंशानुक्रम के हिसाब से वो भी महान बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कह सकते हैं महात्मा गांधी जी थे, तो उनके जो वंशज होंगे, जो उनके वंशज होंगे, वो भी महान होने के लिए प्रेरित होंगे। तो महानता पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और वृद्धि पर प्रभाव, वंशानुक्रम जो है वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस हिसाब से पेरेंट्स की वृद्धि हुई होगी, उसी हिसाब से उनके बच्चे भी बढ़ेंगे। तो ये होता है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वातावरण को। वातावरण को नहीं, परिभाषाएं देख लेते हैं वंशानुक्रम की, एग्जाम में जो पूछी जाती हैं काफ़ी बार। देखिए पहली परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा है वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन के आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, गर्भ में, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी, ठीक है।
वो होता है वंशानुक्रम। अगली परिभाषा है डगलस एवं हाइलैंड की। एक व्यक्ति से वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं है। अगली परिभाषा महत्वपूर्ण है, रूथ बेनेडिक्ट की। ये कहते हैं वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुणों का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जरूर जुड़ जाइएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ते हुए। अगली परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। ये कहते हैं माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण हो रहा ही वंशानुक्रम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगली परिभाषा है जिसबर्ट की। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकी या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिलीजुली गठरी को वंशानुक्रम का नाम दिया जाता है। देखिए, जो मानव विकास है वो दो कारकों पर डिपेंड करता है, जैविक कारक और सामाजिक कारक। देखिए, जैविक कारक वो होता है आपका वंशानुक्रम, जैविक कारक वंशानुक्रम कहलाता है, और सामाजिक कारक होता है आपका वातावरण। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली परिभाषा है H.A. पीटरसन की। व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो जे थॉमसन की परिभाषा है वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं वातावरण की तरफ। देखिए, वातावरण क्या होता है? वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण का अर्थ होगा चारों ओर से ढकने वाला। कह सकते हैं व्यक्ति को चारों ओर से जो कुछ घेरे हुए है वह वातावरण है। ठीक है, व्यक्ति को जो चारों ओर से जो कुछ घेरे हुए है वो वातावरण कहलाता है। देखिए, एक पॉइंट आता है प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर। तो देखिए, प्रकृति क्या होती है? प्रकृति देखिए फिक्स्ड होती है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। तो प्रकृति जो है वो आनुवांशिकता होती है। नर्चर डायनेमिक होती है, यानी ये चेंजेबल होता है, ये चेंज हो जाता है। वातावरण जो है चेंज हो जाता है। तो नर्चर जो है वो वातावरण होता है, यानी प्रकृति जो है वो आनुवांशिकता है और पोषण जो है वो आपका वातावरण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकृति और पोषण से क्या मतलब है आपका? तो प्रकृति मतलब होता है आनुवांशिकता, और पोषण जो होता है वो होता है वातावरण। यानी नेचर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नर्चर यानी वातावरण में आप चेंज कर सकते हैं। वुडवर्थ कहते हैं विकास और आनुवंशिकता, विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। डी मतलब डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है वातावरण का प्रभाव। देखिए, वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही, वातावरण शरीर को प्रभावित करता है, मानसिक विकास को प्रभावित करता है, प्रजाति की श्रेष्ठता को प्रभावित करता है, बुद्धि पर प्रभाव करता है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है, अनाथ बच्चों पर भी प्रभाव डालता है, और जुड़वा बच्चों पर भी वातावरण प्रभाव डालता है। देखिए, एग्जाम में काफ़ी बार ये इतना नहीं पूछा जाता है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, वातावरण जो है शारीरिक, शरीर पर भी प्रभाव डालता है। देखिए, आप भारत देश में रहते हैं, और देखिए उत्तर भारत में लोग जो है ज़्यादा काले नहीं होते हैं जितना दक्षिण भारत में होते हैं। तो वातावरण जो है वो शारीरिक स्ट्रक्चर पर भी प्रभाव डालता है। मानसिक विकास, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जो है कूल एकदम प्लीजेंट मौसम होता है वहाँ पर जो है उनका मानसिक विकास अच्छे से होता है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मौसम के अनुसार जो है प्रजातियाँ अच्छी होती हैं। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, मौसम अगर अच्छा होगा, ठीक है, और जैसे गर्मी बढ़ती है तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो वातावरण जो है बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है, अनाथ बच्चों पर भी प्रभाव डालता है। अगर अनाथ बच्चों को अच्छा वातावरण मिल जाएगा तो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, अगर उन्हें अनाथ बच्चों को चोरी चकारी सिखा देंगे, मारपीट सिखा देंगे, तो वो गलत संगत की ओर चले जाएंगे। जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है वातावरण का। ठीक है, जुड़वा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल, एक होता है फैटर्नल। देखिए, आइडेंटिकल क्या होता है? देखिए, आइडेंटिकल जुड़वा वो होते हैं जिसमें कह सकते हैं सेम सेक्स होता है, यानी भाई भाई होंगे और बहन बहन होगी। ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप भी सेम हो सकता है।
यानी आइडेंटिकल में आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिसमें अगर लड़का है तो लड़का ही जुड़वा होगा, और बहन है यानी लड़की है तो लड़की ही जुड़वा होगी। लेकिन फैटर्नल ट्विन में ये होता है कि इसमें लड़का लड़की जुड़वा होगा। ठीक है, तो दो प्रकार के जुड़वा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन और फैटर्नल ट्विंस। ठीक है, आगे देखते हैं वातावरण का परिभाषाएं, यानी वातावरण की परिभाषाएं देखते हैं। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड, पितृकों के अलावा व्यक्ति को जो प्रभावित करता है वो होता है वातावरण। पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण होती है, यानी जीन्स के अलावा जो भी व्यक्ति को प्रभावित करता है वो होता है वातावरण। ये किसने कहा है? बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ट ने। वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। रास महोदय की जो परिभाषा है काफ़ी बार पूछी गई एग्जाम में। रास कहते हैं वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जिसबर्ट महोदय कहते हैं वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है। एनास्टेसी कहते हैं वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक को प्रभावित करती है। यानी मैंने अभी बताया है जीन्स के अलावा जो भी वस्तु हमें घेरे हुए है और प्रभावित करती है वो होता है वातावरण, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वातावरण और वंशानुक्रम जो है चैप्टर समाप्त होता है। एक पॉइंट और है, वंशानुक्रम और वातावरण जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। ये तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।